चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 21 सदस्यीय किसान महापंचायत के कई राज्यों के पदाधिकारियों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जाट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कानून बनाने की मांग की और जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद को 1 सितंबर और 1 फरवरी से 90 दिवसों तक खरीद सुनिश्चित करने की फसल बीमा योजना में सुधार करते हुए पॉलिसी को किसानों के अनुसार और किसानों की सुरक्षा पर करें। 30 सिंचाई परियोजना को मंजूरी दें ताकि खेतीबाड़ी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। साथ ही कृषि उपज मंडी समितियों के चुनाव समय समय पर हों, जिसमें पूर्ण भागीदारी किसानों की हो। उधर जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक की और इस दौरान उन्होंने जाखम बांध को जयसमंद बांध से जोड़ने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परियोजनाओं में बांध और नहर निर्माण के कार्य संयुक्त रूप से पूर्ण हो। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंट्रास्टेट नदियों को जोड़ने के कार्य व्यापक स्तर पर किया जाए और जन सहभागिता के माध्यम से जल संचय को बढ़ावा दिया जाए। इस दौरान जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उधर मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान समिट के तहत विभागीय स्तर पर होने वाली प्री समिट आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं भजनलाल शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से राजस्थान का विकास तीव्र गति से होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रथम वर्ष में इस समिट के आयोजन से प्रदेश में औद्योगिक विकास का विस्तार होगा, साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो वहीं उन्होंने निवेश से संबंधित एमओयू को समय से धरातल पर उतारने के निर्देश देते हुए कहा कि छोटे निवेशकों को भी तरजीह दी जाए। रिपोर्ट देखिए। सीएम शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान समिट के तहत विभागीय स्तर पर होने वाली प्री समिट आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पॉलिसी निर्माण का कार्य संबंधित विभाग गहन विश्लेषण कर पूरा करें, जिससे पॉलिसी सरल, स्पष्ट और गुणवत्तापूर्ण बने और इससे निवेशकों को निवेश करने में आसानी हो। तो वहीं समिट की तैयारियों के क्रम में ब्रोशर, प्रेजेंटेशन, ऑडियो वीडियो फिल्में, स्पीच, टॉकिंग पॉइंट, विभागीय नीतियों का सारांश तैयार करने जैसे काम विभाग समय रहते पूरा कर ले। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय समिट का स्थान, ब्रांडिंग, डेलीगेट और वक्ताओं का चयन और प्रोग्राम का शेड्यूल निर्धारित कर प्री समिट का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए। सभी विभाग प्री समिट में प्रमुख कॉर्पोरेट व्यापार संघों, सीईओ, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करें। उन्होंने कहा विभागीय पीआरओ, मीडिया मैनेजमेंट, मीडिया कवरेज, प्रेस रिलीज, मीडिया इंटरनेशनल, सोशल मीडिया पोस्ट इवेंट कवरेज को लेकर डीआईपीआर के साथ समन्वय स्थापित करें। प्री समिट आयोजन के पश्चात मुख्य गतिविधियों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय और उद्योग विभाग में प्रस्तुत की जाए। नौ दिसंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट को महत्वपूर्ण विभागों की प्री समिट के आयोजन से मजबूती मिलेगी। उन्होंने पर्यटन विभाग को निर्देश दिया कि नवीन पर्यटन नीति के माध्यम से राजस्थान की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए नीति निर्माण में पर्यटन से संबंधित सभी पहलुओं और हितधारकों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने के लिए समुचित प्रयास करने के निर्देश दिए। राज्य में वाइल्ड लाइफ, डेजर्ट और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए उन्होंने विशेष कार्य योजना बनाने के लिए निर्देशित किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कृषि एवं पशुपालन और सहकारिता के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष बल दिया। उन्होंने प्रदेश में वेयर हाउसिंग को अधिक मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए कहा
कि कृषि क्षेत्र में नवीन किस्म के फर्टिलाइजर्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग और कृषि विपणन में निवेश के माध्यम से रोजगार के नवीन अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निवेश से खेती किसानी को अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। राजस्थान खनिज संपदा की उपलब्धता के क्षेत्र में देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। प्रदेश में उपलब्ध खनिजों की जिलेवार सूची बनाई जाए और विभागीय वेबसाइट के माध्यम से एवं बुकलेट के जरिए इनका विपणन कार्य किया जाए। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके लिए नवीन स्किल नीति के माध्यम से युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ने के लिए निर्देश दिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मा से संबंधित कंपनियों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने ऊर्जा में मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी स्टोरेज के क्षेत्र में राजस्थान को अग्रणी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश में निवेश लाएं और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के माध्यम से प्रदेश को नई औद्योगिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएं, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बने। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा सहित विभिन्न विभागों के शासन सचिव मौजूद रहे और वीसी के माध्यम से बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक सहित प्रमुख विभागों के शासन सचिव भी जुड़े। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार की ओर से स्वायत्त शासन विभाग के सहयोग राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को पूर्ण सफल बनाने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पूर्व 14 अक्टूबर को राइजिंग राजस्थान प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। समिट के आयोजन के संबंध में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया की अध्यक्षता में आवश्यक कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इसमें वेन्यू मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट, प्रोटोकॉल फॉर एलिगेट्स, MOU साइनिंग इत्यादि के संबंध में नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान आवासन और मंडल और नगर नियोजन विभाग की समीक्षा हुई। बैठक में राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के 14 अक्टूबर 2024 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। इसको लेकर विश्व आयुर्वेद परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद सहाय शुक्ला के नेतृत्व में प्रांत शिक्षक प्रकोष्ठ प्रभारी गोविंद गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा से उनके आवास पर मुलाकात कर संयोजनम कार्यक्रम के लिए आमंत्रण पत्र भेंट किया। वहीं मंत्री ने आमंत्रण स्वीकार कर कार्यक्रम में उपस्थित के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर मंत्री ने कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन करते हुए विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से आयुर्वेद क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों की प्रशंसा की। तो विश्व आयुर्वेदिक परिषद का संयोजनम कार्यक्रम को लेकर जो है यहां इन्विटेशन दिया गया और साथ ही साथ पोस्टर का भी विमोचन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि मंत्री ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए आश्वस्त भी किया। 15 से 17 नवंबर तक जो है ये जयपुर में आयोजन होगा। उधर CGPDTM की ओर से स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी JNU और NIA जयपुर के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर IIC नई दिल्ली में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आयुष प्रणालियों के पारंपरिक ज्ञान में बौद्धिक संपदा, नियामक ढांचे और व्यवसायीकरण के पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं कार्यशाला में मुख्य अतिथि आयुष मंत्रालय के सचिव प्रोफेसर राजेश
कोटेचा ने आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान की भूमिका और पारंपरिक चिकित्सा में आईपीआर को आगे बढ़ाने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कई नीतिगत सुधारों, भारतीय चिकित्सा प्रणाली में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका और आयुष प्रणालियों में वैज्ञानिक साक्ष्य के सृजन पर चर्चा की। इसी के साथ प्रोफेसर कोटेचा ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज की ओर से शुरू किए गए आयुर्वेद जीव विज्ञान कार्यक्रम की प्रशंसा भी की। खबर सरमथुरा से है, जहां पर कस्बे में इन दिनों नवरात्रि पर्व को लेकर धूमधाम मची हुई है और जगह जगह माता रानी के पंडाल सजाए गए हैं, जिनमें सुबह शाम भक्तों के द्वारा आरती करते हुए प्रसादी वितरण किया जा रहा है। साथ ही माता रानी के दरबार में सुंदर सुंदर झांकियां भी सजाई जा रही हैं। इसी कड़ी में पुराना बस स्टैंड सेवा समिति के द्वारा भी माता रानी के दरबार में जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक माता गीत और लांगुरिया गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। वहीं स्थानीय कलाकार विष्णु कुमार सोनी ने अपनी भजनों से भक्तों का मन मोह लिया और उनके भजनों पर लोग झूमने को मजबूर हो गए। साथ ही इसके बाद गायक कलाकार सोमू जादव ने माता गीत गाकर माहौल में चार चांद लगा दिए। खबर जयपुर से है, जहां पर कला प्रेमी एक बार फिर लोक संस्कृति के रंग में रंगने को तैयार हैं। जवाहर कला केंद्र के ओर से 18 से 28 अक्टूबर तक देश की लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। भारत की मनोरम लोक संस्कृति के सौंदर्य से सराबोर करने वाले लोक रंग में राजस्थान समेत देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोक कलाकार अपनी लोक कलाओं की प्रस्तुति देंगे, जहां पर राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह के अंतर्गत JKK स्थित शिल्प ग्राम के डूंगरपुर हट के मंच पर शाम 5 बजे से 6:30 और ओपन एयर थिएटर के मंच पर प्रतिदिन शाम 7 बजे से लोक कला से जुड़ी प्रस्तुतियां होंगी। आपको बता दें कि शहनाई, नगाड़ा, वादन, बहरूपिया, कठपुतली कला की प्रस्तुतियां दिन भर जारी रहेंगी। वहीं शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगेगा। तो जयपुर से तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 18 से 28 अक्टूबर तक देश की लोक कलाओं का समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर मनमोहक झांकियां और मनमोहक दृश्य से वहां आए लोगों का कार्यक्रम के जरिए मन मोहने का काम किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इसमें शहनाई, नगाड़ा वादन, बहरूपिया, कठपुतली कला की प्रस्तुतियां दिन भर जारी रहती हैं और वहीं शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी लगेगा। उधर राजगढ़ कस्बे के कुंड मोहल्ला में कार का एक टायर 2 चोर चोरी कर ले गए। दोनों चोर उक्त वारदात को अंजाम देते हुए सीसीटीवी में कैद हुए, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई है। रेखाबाई ने बताया कि उनकी कार कुंड मोहल्ले पर खड़ी हुई थी। देर रात अज्ञात चोर कार का एक टायर चोरी कर ले गए। सीसीटीवी में 2 चोर कार के टायर को खोलकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया है। पुलिस सीसीटीवी खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। 1:45 पर मेरी गाड़ी के टायर खोले गए। 1:45 पर पहली बार वो आए, फिर रात्रि 2, सवा 2 के लगभग करीब आए, 3 बजे आए, फिर 3 बजे, सवा 3 बजे वो गाड़ी के टायर खोल के ले गए। ये घटना का पता हमारी गाड़ी के टायर खुलने के बाद हमने हमारे घर के कैमरे चेक करे कि रात्रि में कितने बजे से कितने बजे तक आए। तो हमने कैमरे चेक करे तो हमें हमारे ही कैमरों में हमें वो 2 बंदे नजर आए, मगर उन बंदों की कोई पहचान नहीं है। ना पहचान होने के कारण, ना मोहल्ले के होने के कारण अभी तो ऐसा लगा नहीं कि आस पास के हैं, मगर वो बंदे पहचान नहीं आ रहे। मुंह पे उन्होंने कपड़ा मांग रखा था जी। दूसरी बात यह है कि इस घटना की सूचना हमने राजगढ़ थाने में भी दर्ज कराई हुई है।
उधर बानसूर पुलिस को रात गश्त के दौरान गाड़ी में तलाशी के दौरान 3,95,000 रुपए कैश मिले हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जब्त सुधा राशि किसी अवैध कार्य में संलिप्त होने की पूरी संभावना है। थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने बताया कि रात्रि को पुलिस की गश्त के दौरान एक लाल रंग की हरियाणा नंबर की गाड़ी को चेकिंग के दौरान रोका तो तलाशी के दौरान बड़ी रकम मिली। गाड़ी चालक से पूछताछ की गई तो रुपए के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पुलिस ने आरोपी सहित रुपए जब्त कर मामले की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। बानसूर से एक खबर है जहां पर हरियाणा नंबर की गाड़ी से पुलिस को रात के समय गश्त के दौरान चेकिंग के समय एक गाड़ी से कैश बरामद हुआ है और जब कैश के बारे में गाड़ी चालक से पूछा गया तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण पुलिस ने कैश को जब्त किया और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर बीकानेर से है जहां पूगल के मुख्य मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लग गई। आग लगी कि इस घटना में लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने टैंकरों से आग बुझाने का प्रयास किया और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पूगल एसएचओ धर्मेंद्र सिंह टीम सहित मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। बीकानेर से ये तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप यहां पर ले लिया और लोगों के आसपास के जमावड़ा यहां पर भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से टैंकर से पानी के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बता दें कि आग किन कारणों से लगी है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अंदेशा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग का कारण हो सकता है। उधर राज्य सरकार द्वारा त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अचरोल स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार से तेल का नमूना, बद्री जोधपुर मिष्ठान भंडार से तेल, मिठाई, मलाई, बर्फी और लड्डू का नमूना लिया और आमेर में स्थित घनश्याम प्रसाद भंडार से मावा और मावा मिठाई का नमूना लिया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में आगामी दीपावली त्योहार तक लगातार खाद्य पदार्थों की जांच की नियमित कार्रवाई जारी रहेगी और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयपुर से तस्वीरें जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य के सैंपल्स हैं वो लिए हैं, जिससे कि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जाए और लोगों को बीमार होने से भी बचाने की यहां पर पूरी तरीके से कवायद है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत ये सख्त कार्रवाई की गई है। उधर झालावाड़ जिले की सारोल कला थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार में सवार तस्कर को गिरफ्तार कर 7 कट्टों में भरा करीब 140 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि सोमवार को एसएचओ सारोला कला विजेंद्र सिंह टीम के साथ गश्त पर थे। इस दौरान ओम किसान सेवा केंद्र के सामने देर रात तक एक तेज गति से आ रही कार में सवार एक व्यक्ति दूर से ही पुलिस को देख चलती कार से कूद कर भाग गया। जैसे ही कार पुलिस गाड़ी के पास आई उसे चारों ओर से घेर कर रोका गया। कार चला रहे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रणधीर बिश्नोई निवासी ओसिया का बताया है। कार के अंदर 7 कट्टे रखे हुए थे जिसमें अवैध डोडा चूरा भरा हुआ था। सभी कट्टों में कुल 139 किलो 600 ग्राम डोडा चूरा भरा था। पुलिस ने अवैध डोडा चूरा सहित कार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उधर माइंस विभाग का 8 नवंबर को जयपुर में होने वाला राइजिंग राजस्थान प्री समिट निवेश प्रस्तावों पर एमओयू के साथ ही थीम बेस्ड भी होगा। खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने सोमवार को सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के तहत खान विभाग के प्री समिट की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसमें राजस्थान की खनिज संपदा और खनन क्षेत्र की संभावनाओं से भी समिट
में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ ही देश दुनिया के माइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोग रूबरू हो सकेंगे। प्रमुख सचिव खान टी रविकांत ने बताया कि प्री समिट को बहुआयामी और बहुउपयोगी बनाने के लिए निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल और संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि इससे राजस्थान की खनिज संपदा और खनन क्षेत्र के संभावनाओं से प्री समिट में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों के साथ देश दुनिया के माइनिंग क्षेत्र से जुड़े लोग इसके बारे में जान पाएंगे, रूबरू हो पाएंगे। और प्रमुख सचिव खान टी रविकांत ने बताया कि प्री समिट को बहुआयामी और बहुउपयोगी बनाने के लिए निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल और संयुक्त सचिव माइंस आशु चौधरी के साथ में वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सोमवार को अलवर स्थित मिनी सचिवालय के कलेक्ट्रेट सभागार में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेकर उपचुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की कड़ाई से पालना कराने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाजन ने रामगढ़ उपचुनाव के लिए की गई तैयारियों की बिंदुवार गहनता से समीक्षा की, जिसमें निगरानी दल, संयुक्त चेकपोस्ट, मतदान केंद्रों, व्यवस्थाओं आदि की व्यवस्थाओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने पीपीटी के माध्यम से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों का भी विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। उधर टोंक नगर परिषद के तत्वाधान में आयोजित रामलीला महोत्सव के तहत शहर में भव्य राम बारात निकाली गई, जिसकी शुरुआत भूतेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना के बाद हुई। राम बारात सवाई माधोपुर चौराहे से होते हुए काफला बाजार, 5 बत्ती चौराहे होते हुए घंटाघर चौराहे से रामलीला मैदान पहुंची। जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने राम बारात का स्वागत किया। राम बारात रामलीला मैदान पहुंची, जहां तोरण और वरमाला कार्यक्रम हुआ। राम बारात में मुख्य आकर्षण हाथी, घोड़े, शिवजी की आकर्षक झांकियां रही। आयुष मंत्रालय ने 100 दिन में देश भर में बुजुर्ग नागरिकों के लिए 14,692 शिविर और विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत राजस्थान में 210 आयुष शिविर आयोजित किए। केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई जन स्वास्थ्य पहलों से राजस्थान में 8,000 से अधिक और देश भर में 7 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। ये जानकारी केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान जयपुर के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर निधि महाजन ने दी। डॉक्टर निधि महाजन ने बताया कि संस्थान NABH प्रवेश स्तर प्रमाणित है और NABH मानकों के अनुसार सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रख रहा है। वहीं अनुसंधान अधिकारी डॉक्टर उत्तम सिंह ने मीडिया को CCRH नई दिल्ली की जानकारी देते हुए बताया कि अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ 12 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि CCRH को एक पेटेंट प्रदान किया गया है। CCRH के तहत एक संस्थान NABH प्रमाणित हो गया है और इसके एक अन्य संस्थान की प्रयोगशाला NBL प्रमाणित हो गई है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर के निर्देशों पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान को व्यापक रूप देने के लिए सभी जिला कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए दूध, पनीर और मावा, इनसे बनी मिठाइयां, घी, तेल, मसाले आदि के उपयोग में वृद्धि के कारण मिलावट की आशंका बनी रहती है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।